सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था सारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोइंस एज वेल एज प्रिपरेशन भी सारा खत्म हो गया। तब सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक बचा है जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स का। ओके, एक सिंपल सा टॉपिक बाकी था अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना है अपने को, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस एक बार बता देता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अपने को एक जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉपर्टी। कि बॉइलिंग पॉइंट तुमको पूछ लेगा, चार कंपाउंड देखो पूछेगा इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है या सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, या तो पूछेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है ध्यान से सुनना। जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है, याद रखना मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोग को दो दे देता हूँ, एक देता हूँ CH3Cl और एक देता हूँ CH3Br। अब पूछता हूँ इसमें से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, 1 का या 2 का, तो आंसर आना चाहिए किसका साइज ज़्यादा है। देखो यहाँ पे CH3 और CH3 तो सेम है, तो डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो कौन सा हेलोजन का साइज ज़्यादा है, सीधी सी बात है, टॉप टू बॉटम जाते तो साइज इंक्रीज होता है, तो ब्रोमीन नीचे आता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो ब्रोमीन का साइज ज़्यादा है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, CH3Br का ज़्यादा होगा। मतलब ऑर्डर क्या आएगा अगर अरेंज करने बोला तो 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 1। क्लियर, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट कि 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा एज कम्पेयर टू 1, मतलब हेलोजन का साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये था सिंपल सा चीज़। उसके बाद में अगर तुमको हेलोजन सेम दे दिया और कार्बन का चेन इंक्रीज कर दिया, मतलब क्या बोला मैंने, अगर हेलोजन सेम दे दिया और कार्बन का चेन इंक्रीज कर दिया, तो याद रखना कार्बन का चेन इंक्रीज करने पे भी क्या होता है, कार्बन का चेन इंक्रीज करने पे कार्बन चेन इंक्रीजेस सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। कार्बन का चेन इंक्रीज करने पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पूछ लिया जाए CH3Cl एंड CH3CH2Cl की इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो कहाँ पे कार्बन ज़्यादा है, देखो हेलोजन तो दोनों केस में सेम है, क्लोरीन क्लोरीन, डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है, कार्बन का चेन। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन है, तो यहाँ पे एक कार्बन एंड दो कार्बन, तो कार्बन का चेन ज़्यादा किधर हो गया, इधर, तो बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, अगर तुम्हारा क्या इंक्रीज हो जाता है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाता है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उस टाइम पे, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांचिंग अगर तुम्हारा बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ऐसा पूछ लिया जाए कि CH3CH2CH2 एक दो तीन चार पाँच CH2Cl, ये एक है, ओके, एन पेंटाइल क्लोराइड। अगर इसके साथ दूसरा तुमको ऐसा दे दिया जाए CH3CH2CH2Cl, तो मुझे बताओ ब्रांचिंग किस में बढ़ रहा है, ब्रांचिंग इसमें बढ़ रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 एंड 2 में 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर इसको नाम दे दूँ 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, 2 का बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अगर मैं यहाँ पे और कुछ चेंजेस कर लेता हूँ, कंपाउंड नंबर 3 बताता हूँ, और इसमें मैं चेंज क्या कर लेता हूँ, ब्रांचिंग और इंक्रीज कर लेता हूँ, CH3CCH3CH3, यहाँ पे लगा देता हूँ CH2Cl, तो ये केस में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, तीसरे का जो बॉइलिंग पॉइंट ये सबसे कम होगा। क्या बोला मैंने, ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बराबर। तो आई थिंक इधर मेरा टंग स्लिप हुआ गलती से, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो ब्रांचिंग किस में ज़्यादा है, थर्ड वाले में ब्रांचिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड, एज कम्पेयर टू 1, इसलिए 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जहाँ पे कुछ भी ब्रांचिंग नहीं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जहाँ ब्रांचिंग है। क्लियर हुआ ये चीज़, तो ये चीज़ याद रखना, ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यही एक फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट का जो एग्जाम में पूछने का चांसेस है, और पूछेगा तो इस पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के, और कोई प्रॉपर्टी पे नहीं आते, तो उस पर ज़्यादा फोकस मत करो। दूसरा जो कभी आ सकता है वो है सेल्यूबिलिटी पे, वो है सेल्यूबिलिटी की सेल्यूबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है, तो याद रखना जो हेलो अल्केन्स होते हैं, जो हेलो अल्केन्स होते हैं वो नॉर्मली वाटर में सल्यूबल नहीं होते। हेलो अल्केन्स आर नॉट सल्यूबल इन वाटर,
ये नॉर्मली वाटर में सल्यूबल आर नॉट सल्यूबल इन वाटर, ये नॉर्मली वाटर में सल्यूबल नहीं होते, आर नॉट सल्यूबल इन वाटर। क्यों सल्यूबल नहीं होते? क्योंकि इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी चाहिए वाटर के साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती नहीं है, तो कंपाउंड स्टेबिलाईज नहीं हो पाता है। इसके लिए हेलो अल्केन्स नॉर्मली वाटर में स्टेबल नहीं होता है। सेम केस होता है हेलो अरेंज के साथ, सेम केस होता है हेलो अरेंज के साथ, कि हेलो अरेंज के केस में भी वो वाटर में सल्यूबल नहीं होता है। तो सल्यूबिलिटी में याद रखना, ये लोग वाटर में सल्यूबल नहीं होते। फिर भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तुमको 4 कंपाउंड दे दे और पूछे कि इनमें से सबसे ज़्यादा सल्यूबल कौन होगा वाटर में, तो उस केस में याद रखना जो सल्यूबिलिटी होती है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है, सल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कि तुमको 4 कंपाउंड दे देगा अल्काइल और पूछेगा कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल कौन है, तो तुमको चेक करना पड़ेगा, सबका हाइलाइट निकाल दो और कार्बन के ऊपर प्लस लगा दो, तो कार्बोकैटायन बना दो, और वो केस में चेक करो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन रहेगा वो सबसे ज़्यादा सल्यूबल रहेगा। बस सिंपल सी बात है, ज़्यादा सोचने का नहीं है केस में, सल्यूबिलिटी के केस में। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है सिंपल सा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन सीधा स्टार्ट करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि है तुम्हारा एमसीक्यूज। चलो देखते हैं क्या है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मैं बस रीड आउट करके बता रहा हूँ और ऑप्शंस लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी बोला है, ठीक है, मतलब तुमको कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है उसको पहले लगाना है, ठीक है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। कौन से कंपाउंड दिए है ये जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंपाउंड दिया है सिंपल सा हेलोअरिन, ओके। यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड दिया है यहाँ पे भी हेलोअरिन है, बट हेलोअरिन के साथ यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया है और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया है, ओके। उसके बाद जो तीसरा कंपाउंड है वो है CH3 थ्राइस CX, और जो चौथा कंपाउंड है वो है CH3 ट्वाइस CHX। अभी यहाँ पे जब तुम लोग को न्यूक्लियोफाइल से रिएक्टिविटी करानी है, मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमको करवाना है। क्या करवाना है यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हेलो अरिन्स एंड हेलो अल्केन्स तुमको अच्छे से दिख रहा है, दिस बोथ आर हेलो अरिन्स एंड दिस बोथ आर हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स और हेलो अरिन्स में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? तो याद रखना टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है हेलो अल्केन्स, वो होता है हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो अरिन्स, मतलब ये चीज़ तो फिक्स हो गई, ये चीज़ तो फिक्स हो गई कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हेलो अल्केन ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एज कम्पेयर टू हेलो अरिन्स। मतलब कम रिएक्टिव कौन है? कम रिएक्टिव हो गया हेलो अरिन्स। और तुमको पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव हो सबसे पहले लिखना है तुमको, मतलब तुमको पहले इन दोनों में आंसर ढूंढना है। तो 1 और 2 में सबसे कम रिएक्टिव कौन है? मैंने तुमको बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा मेरा वीडियो हो चुका है, जाके चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया था कि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ड्यू टू रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसका सब्स्टिट्यूशन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर तुम लोग इसके ऑर्थो पोजीशन से तो पैरा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा लेते हो तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से होता क्या है, इसकी जो रिएक्टिविटी है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो सब्स्टिट्यूशन भी आसानी से होना स्टार्ट हो जाएगा ये केस में, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगता है, ये केस में क्या होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगता है। क्लियर है चीज? तो 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? 1 और 2 में ज्यादा रिएक्टिव होता है 2 इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू 1, मतलब सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया? सबसे कम रिएक्टिव हो गया 1, उसके बाद रिएक्टिव हो गया 2। क्लियर? 1 उसके बाद हो गया 2। अभी तुम लोग ऑप्शन चेक करो तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे 1 स्मॉल है एज कम्पेयर टू 2, वो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि उसके बाद जो दिया है वो दिया है 3rd एंड सबसे लास्ट में दिया है 4th। तो अब तुमको अच्छे से पता है हेलो अल्केन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो हेलो अल्केन्स तो बाद में ही आना चाहिए कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है 4th नंबर वाला, ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा सर ये टर्शियरी और ये सेकेंडरी है, तो SN1 के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करवाना है कि SN2 के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करवाना है? तो नॉर्मली जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो नॉर्मली एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर करते हैं एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए 4th वाले को प्रायोरिटी नॉर्मली ज़्यादा दी जाती है सब्स्टिट्यूशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4th सबसे पहले आएगा, उसके बाद 3rd, उसके बाद 2nd, उसके बाद 1st। तो ऑप्शन ए इस केस में तुम्हारा करेक्ट है। क्लियर हो गया चीज़? ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है तुमको? सेकंड क्वेश्चन दिया है
कि ओके एक छोटा सा रिएक्शन दिया है सिंपल सा। क्या रिएक्शन दिया है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, और इसका रिएक्शन करवाने बोला है HI इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। ये एक धोखा है। मैंने तुमको बताया था कि peroxide सिर्फ और सिर्फ कौन से केस में काम करता है? सिर्फ और सिर्फ HBr के केस में काम करता है। ये HCl एंड HI के केस में काम नहीं करता है। peroxide मतलब सिर्फ HBr रहेगा और peroxide लिखा हुआ रहेगा तो ही तुमको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। AMR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगाना है? जब HBr हो और उसके साथ साथ peroxide भी हो। लेकिन इन दोनों के केस में किसी के साथ peroxide दे दिया जाए तो peroxide का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, peroxide का कोई मतलब नहीं निकलता, रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट कहाँ जाना चाहिए? जिसके पास हाइड्रोजन कम है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के। तो ये कार्बन के पास, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CHI और ये CH2 है, इसके पास H जाएगा तो ये बन जाएगा CH3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जरा चेक कर लो। ऑप्शन सी एक इसमें तुमको करेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। CH3CHI CH3 समझ में आ गया। तो यहाँ पे peroxide दिया हो या ना दिया हो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही जाएगा। अगर यहाँ पे HI या HCl है तो HBr होता और peroxide दिया होता तो तुम्हारा आंसर उल्टा हो जाता, तो Br यहाँ पे अटैच हो जाता। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू अंडरगो रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है? अभी ये एक्चुअली तुम्हारा टॉपिक हट गया है ऑप्टिकल एक्टिविटी, बट बता देता हूँ। रेसिमाइजेशन का मतलब जितना ही रिटेंशन होना चाहिए उतना ही इन्वर्जन भी होना चाहिए। तो रिटेंशन इन्वर्जन कब होता है? जब तुम्हारा कार्बन क्या हो? कायरल एटम हो। जब तुम्हारा जो कार्बन हो क्या हो? कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का मतलब क्या? कायरल कार्बन का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप या तो डिफरेंट एटम से ऑक्यूपाई की गई हो। ठीक है, तो तुमको सिंपली ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कार्बन कैसा हो? कायरल हो, तो वो रेसिमाइजेशन में जाने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करो। ऑप्शन ए क्या दिया है? CH3CH C2H5 एंड Cl। तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ये कार्बन को एक कौन सराउंडेड है? CH3, एक कौन सराउंडेड है? क्लोरीन, एक कौन सराउंडेड है? C2H5 और बचा हुआ एक वैलेंसी किसने लिया? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे चारों आइटम्स अलग अलग है एक ही कार्बन को, तो इसको अपन एस्ट्रिक मार्क से शो करेंगे और यही होगा कायरल कार्बन। तो रेसिमाइजेशन में जाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है? सेकेंड ऑप्शन दिया है बेंजाइल क्लोराइड, यहाँ पे दिया है CH2Cl। तो ये तो नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे क्या हो गया? दो हाइड्रोजन आ गया। अगर कोई भी दो ग्रुप सेम हो गया तो वो कायरल नहीं कहलाएगा, तो ऑप्शन 2 नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन 3 की बात करते हैं। ऑप्शन 3 भी नहीं ही जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन 3 क्या दिया है? ऑप्शन 3 यहाँ पे दिया है सिंपली क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन भी नहीं जा सकता है, सीधी सी बात है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट दिया है CH3CH एंड यहाँ पे दिया है CH2Cl। तो ये भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन पे भी दोनों साइड पे दो सेम ग्रुप आ गया। अगर ये कार्बन की बात करोगे तो भी दो हाइड्रोजन सेम आ गया। तो कोई भी आइटम सेम नहीं चलेगा, चारों आइटम अलग अलग चाहिए अपने को। और ये केस में तुम लोग बोलोगे सर सेम कहाँ है? तो अगर तुम लोग डबल बॉन्ड वाले केस की बात करते हो तो डबल बॉन्ड आ गया तो वो सेम में ही कंसिडर किया जाता है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे कायरल में। तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ओनली वन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज। ओके, अल्काइल फ्लोराइड का बेस्ट मेथड क्या है? तुमको RF बनाना है। तो RF मैंने तुमको बताया था, अल्काइल फ्लोराइड एक ही रिएक्शन से सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में बनता है जो कि है तुम्हारा स्वार्ट्स रिएक्शन। सो ऑप्शन बी, ये तो सिंपल सा तुमको याद ही करना है, पता होना चाहिए कि स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू बनता है अल्काइल फ्लोराइड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया है आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। वही तुमको कायरल कार्बन फाइंड करना है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखो 1 2 3 4 चार कार्बन और पहले कार्बन पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे तो आ गया 2 हाइड्रोजन। तो कोई भी एटम में अगर कोई भी कार्बन पे अगर 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए तो तो हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? वो कायरल नहीं हो सकता है। इसकी बात करोगे तो भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, मतलब ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी क्या दिया है? 1 डाइब्रोमोब्यूटेन, 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेन, और पहले कार्बन पे डाइब्रोमो है, मतलब 2 ब्रोमीन आ गया, तो 2 ब्रोमीन आ गया मतलब 2 ग्रुप सेम हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 1 भी नहीं, ऑप्शन 2 भी नहीं। ऑप्शन सी में क्या दिया है चेक करना, 2,3 डाइब्रोमो, मतलब 1 2 3 4
2 पे ब्रोमीन एंड 3 पे भी ब्रोमीन। ओके, अब यहाँ पे चेक करना, अब यहाँ पे चांसेस है, क्या चांसेस है, लेट्स चेक कि ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक ब्रोमीन है और एक अलग ग्रुप, मतलब चारों अलग अलग ग्रुप्स हो गए ये कार्बन के रिस्पेक्ट में। अगर ये कार्बन के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो भी वही बात हो जाएगी, एक अलग ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये तुम्हारा कायरल कार्बन है, ये तुम्हारा कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट वाला दिया है वो भी एक बार चेक ही कर लेते हैं, CH3CC और सेकंड पे है ब्रोमीन। ओके, ये वाला हो सकता है क्या, लेट्स चेक। यहाँ पे दिया है CH3, यहाँ पे है ब्रोमीन, यहाँ पे है H एंड यहाँ पे है C2H5। तो क्या दिया है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ओके, यानी 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी तुमको करेक्ट आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन डी भी तुमको करेक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इसने कायरल मॉलिक्यूल पूछा है। तो अभी यहाँ पे तुम लोग घाई क्या कर सकते हो, देखो मैंने जानबूझ के ऑप्शन डी भी तुमको चेक करने बोला। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड एक्चुअली मेसो कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है एक्चुअली मेसो कंपाउंड है। मेसो कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर तुम लोग इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ करोगे तो ये वाला पार्ट भी सेम है और ये वाला पार्ट भी सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। और जहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है वो मॉलिक्यूल कायरल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, वो मॉलिक्यूल कायरल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, कायरल मॉलिक्यूल नहीं कहलाता। ठीक है, तो इनिशियली ऐसा अपने को लगा था, बट मुझे पता था ऐसा डाउट आ सकता है, इसलिए मैं ऑप्शन डी को भी एक बार चेक किया। तो ऑप्शन डी में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन डी में सिंपल सा कायरल मॉलिक्यूल है, इधर एक H है, इधर CH3 है, इधर Br है और इधर इथाइल है। तो चारों ग्रुप्स अलग अलग है, तो ऑप्शन डी इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन सी नहीं। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन 6? ओके, एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन दे दिया है, चलो इसको रीड करते हैं। क्या दिया है, एन अल्काइल क्लोराइड ऑन वुड्स रिएक्शन गिव्स। ओके, एक अल्काइल हैलाइड का वुड्स रिएक्शन करने के बाद जो बनेगा अल्केन बनेगा, तो अल्केन कौन सा बनेगा, 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। पहले तो बढ़ा ही लेते हैं भाई, हेक्सेन तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। उस पर कौन से नंबर पे, 2,2 एंड 1 2 3 4 5 पे मिथाइल, मतलब CH3 मैं HH नहीं लगा रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सिर्फ CC लगाता हूँ। ठीक है, कहाँ कितना हाइड्रोजन है तुमको ऑलरेडी पता है। आगे क्या बोला है, द सेम अल्काइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक कॉपर कपल इन अल्कोहल गिव्स हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अभी रिडक्शन छोड़ो, यहाँ पे तुमको सिंपली क्या करना है, तुमको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से ऐसा अल्काइल हाइड बताना है कि अगर उसका मैं वुड से रिएक्शन करूँगा तो प्रोडक्ट में ये मिलेगा। तो चेक करो जरा कौन सा ऐसे तुम्हारे पास ऑप्शन दिख रहा है, लेट्स चेक। तो अगर तुम लोग ऑप्शन ए चेक करोगे तो ऑप्शन ए में ही तुमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए कैसा दिया है, CH3 यहाँ पे दिया है CH2Cl। तो जब तुम लोग वुड्स रिएक्शन करते हो तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये चीज़ को 2 बार लेते हो और बीच में 2 टाइम सोडियम लेते हो, तो वो निकल जाता है और यही चीज़ रिपीट हो जाती है। तो देखो ये वाली चीज़, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट एकदम सेम है, तो ये चीज़ को रिपीट कर दोगे तो वुड्स बन जाएगा। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, एकदम शॉर्टकट मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑप्शन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, 7 पूछा है ब्यूटेन नाइट्राइल में बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। ओके, ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, तो ब्यूटेन नाइट्राइल कैसे बना सकते हैं ये तुमको बताना। तो नाइट्राइल कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड प्लस KCN के थ्रू नाइट्राइल बनता है। तो तुमको ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है तो क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रोपाइल क्लोराइड ढूंढना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन डी चेक करो, ऑप्शन डी दिया है एन प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब ही CH3CH2CL इसका रिएक्शन करना है KCN के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, KCl हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CN, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2CN। तो ये बन गया तुम्हारा ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं। चूज द कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग दैट विल रिएक्ट फास्टेस्ट बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से बोला, मतलब तुमको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन चेक करना है, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा कार्बोकैटायन का वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो तुमको टर्शियरी कार्बोकैटायन जल्दी ढूंढना है इसमें ऑप्शंस के हिसाब से। तो ऑप्शन 1 में तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 2 में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन 3 एक बार चेक करो एंड ऑप्शन 4 चेक करो। ऑप्शन 3 एंड 4 में ही कन्फ्यूजन हो सकता है। तो क्या दिया है, पहले तो ब्यूटेन बना लेते हैं, 1 2 3 4। अब 2 पे दिया है आयोडो एंड 2 पे दिया है मिथाइल।
तो यही इसका आंसर है, क्योंकि तुम लोग आयोडीन हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस विल बी स्टेबल। अगर कुछ को डाउट है कि सर फोर्थ ऑप्शन का क्या होगा, तो फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये भी ब्यूटेन ही है, बस यहाँ पे सेकंड पे आयोडीन है और थर्ड पे मिथाइल है। तो यहाँ पे चेक करो, जब आयोडीन को निकालोगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे बन रहा है टर्शियरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सो ऑप्शन सी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू SN1 मैकेनिज्म। क्लियर है? ओके। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया है, नाइन्थ क्वेश्चन दिया है, ओके, एक रिएक्शन टाइप क्वेश्चन दिया है। क्या है यहाँ पे दिया है, क्लोरोहेक्सेन, इसका रिएक्शन करना है Mg के साथ। ओके, जब इसका रिएक्शन करोगे Mg के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो Mg बीच में आ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा यहाँ पे Mg एंड Cl। ठीक है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करने बोला है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे HOH, तो यहाँ पे होगा क्या, HOH का हाइड्रोलिसिस, ये जो पॉजिटिव, ये जो कार्बन का नेगेटिव पार्ट है ये अट्रैक्ट करेगा इसके पॉजिटिव को, मतलब ये बन जाएगा यहाँ पे हेक्सेन, ये बना लेगा यहाँ पे हेक्सेन। और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा MgClOH। तो द प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी क्या होगा वो केस में, प्रोडक्ट बी जो होगा वो होगा तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये तुमको डाइक्लोरोकार्बिन का जो सोर्स है वो एक्चुअली होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। CHCl3 से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। जब इसका रिएक्शन तुम लोग KOH के साथ करवा देते हो, इसका रिएक्शन KOH के साथ करवाते हो, तो प्रोड्यूस करता है CCl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ये तुम लोग पढ़ोगे 11th चैप्टर में, वहाँ पे बताऊंगा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सोर्स होता है डाइक्लोरोकार्बिन का, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप क्लियर है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तुम लोग को। तो ये वीडियो में अपन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है ऑलरेडी 20 मिनट का। तो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो अगर तुमको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट करो, आई विल आंसर इट। ओके, थैंक यू।